तुम्हारा दोस्त नहीं है छुट्टी पे तैयारी कर हाँ उससे तो मैंने ये कहा लेकिन वो तैयारी कर रहा हूँ तैयारी नहीं कर रहा हूँ मैं आपको लास्ट लेक्चर में अच्छा बच्चों 30 MCQs है मिड टर्म में आप लोगों के, ठीक है 30 मिनट्स आपको अपने वेट करने होंगे। तो सिनेरियो बेस्ड आपके MCQs होंगे जिस तरह से क्विज में आए थे, ठीक है। डेस्टिनेशन आगे जैसे बाकी जैसे सिनेरियो बेस देने हैं तो मैं बता सकता हूँ क्यों क्योंकि स्पीड सोचने की ज़्यादा है ना, हर MCQ के लिए 1 मिनट ही दिया गया था। ऑनलाइन में हम थोड़ा सा ज़्यादा देते थे बिकॉज ऑब्वियसली थोड़े उसमें ऑनलाइन में ज़्यादा मत दिया करें, चीटिंग करके बच्चे क्या लेते हैं। तो हम इसलिए देते थे ना कि इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होता था उस वजह से देते थे, वरना जो MCQs का टाइम है वो 1 मिनट पर MCQ है, ठीक है। तो 30 MCQs 30 मिनट्स होंगे और आसान पेपर होगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग उसको अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्वियसली कुछ तो आप पढ़ के आओगे तो ही अटेंड कर सकते इंशाल्लाह। लेक्चर्स भी आप लोगों को पता है, लेक्चर नंबर 4 से लेक्चर नंबर 13 होंगे 10 लेक्चर, ठीक है। ये आज वाले जो है रिसेंट के लेक्चर्स ये तो नहीं इंक्लूडेड आप लोगों के, सारे बच्चों का एक साथ मिलकर सारे सेक्शन इसके बाद फिर ऑनलाइन मतलब 15 जुलाई से वैसे तो 5 से ही सब स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे ना इसके मिड्स के लिए, लेकिन 15 जुलाई के बाद ऑनलाइन कोई क्लास नहीं है। ईद के बाद भी आप कह सकते हैं क्योंकि ईद की हॉलीडेज आप लोगों को हो जाएंगे आई थिंक 19 से हो जाएगा। मिड के बाद से ही स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक मिड आपका लास्ट है ना 17 को लास्ट हो सकता है आपका 14 को, वैसे 17 को लास्ट एग्जाम है मिड टर्म। तो उसके बाद आई थिंक कुछ एक प्रैक्टिकल्स है शायद, मुझे कंफर्म नहीं पता। तो जो भी गवर्नमेंट की गेस्टेड हॉलीडे आएगी उसके अकॉर्डिंगली आपको हॉलीडेज होगी। उसके बाद जब आप लोग आओगे तो फिर सारी क्लासेस ऑन कैंपस ही होगी, ठीक हो गया। तो लेकिन ऑब्वियसली भी हम अभी उस पर बिल्कुल भी श्योरिटी तो नहीं दे सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आ जाता है क्लोजिंग का तो फिर हम क्लोज ही करेंगे ऑब्वियसली। फिलहाल तो री ओपनिंग ही का है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी वगैरह तो प्रॉपर ओपन हो गई है, लेकिन उसका लाइसेंस तो आई थिंक स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। बाकी डिपार्टमेंट्स में भी मोरलेस सारे बच्चे ही आ रहे हैं हाइब्रिड, क्योंकि वैसे उनके तो फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं तो फाइनल एग्जाम्स देने से मतलब ही आते हैं हाइब्रिड, उसमें सिस्टम तो भी होता है। तो नेक्स्ट सी ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट्स आएंगे। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब क्लियर आ रही है बेटा? थोड़ी जी बेटर मैम अब ठीक है। So today we'll be starting with lecture number 16 of behavioral sciences. Okay, so the lecture outline for today is stress and its types. ठीक है, हमने basically देखना है कि stress को define करेंगे, हम उसकी different types देखेंगे, causes of stress, types of stress response, coping mechanisms, and stress due to illness and hospitalization and psychotrauma. ठीक हो गया। So what is stress? अगर define करें आप तो the rate of wear and tear in the body, it refers to the force acting against some resistance. ठीक है, तो ये जो definition है stress की ये थोड़ी सी आप समझो physics oriented definition है, ठीक है। अगर आप इसको human body से link करो तो it is something different. Basically stress को हम जो आज हमने study करना है वो हमने इसको रिलेट करना है विद योर बिहेवियर एंड योर इमोशंस, ठीक है। कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, आपके इमोशंस में क्या चेंजेस आएंगे, एंड एज अ रिजल्ट आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है।
So it is a state manifested by a specific syndrome which consists of all non-specifically induced changes within a biological system. ठीक है, बेसिकली अब इस बात का क्या मतलब है कि जब आप स्ट्रेस में होते हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी में वेरियस नंबर ऑफ मल्टीपल सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर हो रहे होते हैं. ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि पर्सन इज इन स्ट्रेस तो बस उसको स्ट्रेस है. ठीक है, उसकी बॉडीली फंक्शंस जो उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो सारे ही उस स्ट्रेस की वजह से डीरेंज हो रहे होते हैं. दैट इज़ वाई हम उसको एक सिंड्रोम कहते हैं. सिंड्रोम का वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब मल्टीपल डिजीजेस जो है वो कंबाइन करके एक पर्सन में प्रेजेंट करें, तो हम कहेंगे इट इज़ अ सिंड्रोम. ठीक हो गया. सो स्ट्रेसर क्या होता है? दीज आर द इन्वायरमेंटल सोर्सेज ऑफ थ्रेट टू एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, स्ट्रेसर कुछ भी हो सकता है. एग्जाम स्ट्रेस हो सकता है. ठीक है, हॉट टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है. सो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इन्वायरमेंट में आपको स्ट्रेस का आपके लिए बायस बन रही है वो आपका स्ट्रेसर है. ठीक हो गया. So what are the factors that influence the outcome of a stress? ठीक है, अब स्ट्रेस जो है वो आपकी लाइफ में हर एक की लाइफ में होता है. ठीक है, बट कुछ लोग जो है वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा शो करते हैं या बहुत ज़्यादा उसका आउटकम या बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो इफेक्ट आता है उनकी पर्सनालिटी पे, उनकी ओवरऑल हर चीज़ पे. ठीक है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको स्ट्रेस के आपको इन्फ्लुएंस करेंगे. ठीक है, अगर आप जैसे दो फ्रेंड्स हो, आप दोनों ही स्ट्रेस में हो ड्यू टू फॉर एग्जाम्पल एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस, बट एक पर्सन जो है वो उस चीज़ से कोप अप कर जाएगा, बट एक पर्सन जो है वो उस चीज़ से उस तरह से बेहतर तरीके से कोप अप नहीं करेगा. ठीक है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसको इस तरह की वजह है कि वो स्ट्रेस उसका मज़ीद इन्फ्लुएंस हो रहा है. ठीक है, उसकी सबसे पहली जो रीज़न है वो है डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ द इवेंट. कि आपने उस इवेंट को, जो भी लाइफ चेंजिंग इवेंट था या इवन इफ इट्स नॉट लाइफ चेंजिंग, वट एवर स्ट्रेसफुल इवेंट दैट यू आर गोइंग थ्रू, आपने उसको किस तरह से परसीव किया है. आपने आप इसको समझो कि आपने उसको किस तरह, कितना आपने सर पे सवार किया है. कि अगर एग्ज़ाम्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने एग्ज़ाम्स को किस तरीके से आप उसको लेके चल रहे हो कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए हो कि आपसे पढ़ा नहीं जा रहा. ये हो सकता है आपने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल रखा हुआ है दैट यू आर एबल टू स्टडी मोर एंड बी मोर प्रोडक्टिव अबाउट इट. ठीक है, तो आपकी परसेप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए. नेक्स्ट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल, कि आप साइकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. ठीक है, अगर आप ऑलरेडी किसी इलनेस से गुजर रहे हो और आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस आ गया फॉर एग्जांपल, तो आपकी बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है. ठीक है, तो आपकी ऑब्वियसली स्ट्रेस को कोप अप करने की कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम होगी. सेम इज़ द साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ. कुछ लोग साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ लोग साइकोलॉजिकली थोड़े वीक होते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल. नेक्स्ट इज द सेवेरिटी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में कोई बहुत ज़्यादा ट्रैजिक इवेंट देख लिया है, तो आपके लिए आपकी लाइफ के छोटे छोटे स्ट्रेसेस जो होंगे वो आपके लिए इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होंगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अंडरगॉन सम वेरी टफ सिचुएशंस इन योर लाइफ. लेकिन कोई ऐसा पर्सन जिसने लाइफ में कोई ऐसी इतनी मुश्किल नहीं देखी, तो उसके लिए छोटी छोटी बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसके लिए मुश्किल हो सकती हैं या स्ट्रेस कॉज कर सकती हैं. सो पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके जो हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं. बायोग्राफिकल एसेट्स, सोशल सपोर्ट एंड रेस. ठीक है, बायोग्राफिकल एसेट्स एंड सोशल सपोर्ट इज़ मोर और लेस द सेम थिंग. कि आप जब भी स्ट्रेस में हो तो आपके पास रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं कि नहीं. ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल पर्सन इज़ इन स्ट्रेस और वो अपनी फैमिली से दूर अब्रॉड में है कहीं, और वहाँ पे उसको फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं. ठीक है, ही इज़ अलोन देयर एंड ही हैज़ फाइनेंशियल इश्यूज एज वेल. और फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेस में है तो हम अक्सर होता है दैट वी गो आउट एंड अच्छा खाना कहीं खा लिया या फ्रेंड्स के साथ कहीं चले गए. अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आपका स्ट्रेस को कोप अप करने की कैपेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी. सेम इज़ द सोशल सपोर्ट, कि फ्रेंड्स और फैमिली की सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में ज़रूरी होती है. तो जिन लोगों के पास ये नहीं होती उनका आउटकम ऑफ स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. सेम गोज फॉर द रेस. अब रेस को एज सच इसको हम ये नहीं कह सकते कि कुछ रेसेस में स्ट्रेस ज़्यादा होता है. इट्स जस्ट दैट इट इज़ सीन कि इन सर्टेन रेसेस कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस को बेहतर तरीके से कोप अप कर लेते हैं. बट अगेन आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन द बायोग्राफिकल एसेट्स एंड लेस ऑन द रेस.
क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो हर रेस में मोर और लेस सिमिलर होती है। ठीक है, उसके बाद अगेन अर्ली डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये वो आपके एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको चाइल्डहुड में आपने एक्सपीरियंस किए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो बच्चे जिन्होंने चाइल्डहुड में पेरेंट्स की सेपरेशन देखी हो या पेरेंट्स की डाइवोर्स देखी हो या किसी यंगर सिबलिंग की डेथ देखी हो, ठीक है फॉर एग्जांपल, तो उनका स्ट्रेस का आउटकम जो है वो लेटर ऑन लाइफ में ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उस चीज़ ने उनको कितना ज़्यादा इफेक्ट किया है। ठीक है, सेम गोज फॉर जेंडर, एज, मैरिटल स्टेटस एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, मैरिटल स्टेटस पे एज और जेंडर मतलब दीज आर जस्ट सम फैक्टर्स। हमको इस पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा सकते कि इस एज के लोग स्ट्रेस को बेहतर कोप अप करेंगे या इस एज के लोग कम कोप अप करेंगे। दिस इज जस्ट अ फैक्टर जो कि इट इज़ बीइंग सेड कि इस एज जो है वो मैटर कर रही होती है। एज यू मेच्योर यू आर मोर बेटर टू cope up with the stressful situation as compared to when you are a teenager or when you are in your childhood years। ठीक हो गया, तो ये सारे आपके वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके स्ट्रेस के आउटकम को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद what are they saying is that the work capacity decreases by 1% every year after 21 years of age, and it provides evidence that people who continue to work with the same routine beyond 50 years tend to have higher incidence of heart diseases। ठीक है, तो ये मतलब अकॉर्डिंग टू सम स्टेटिस्टिक्स इट इज सेड कि 21 ईयर्स ऑफ एज के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो 1% हर ईयर कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बिकॉज आप बट आई थिंक दैट दिस इज समथिंग विच वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, अगर एक बच्चा है जो कि फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेवल की अगर हम बात करें कि उसने 10 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया, तो दैट इज़ लाइकली कि 21 ईयर्स ऑफ एज के बाद उसकी कैपेसिटी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर एक नॉर्मल जो है इंडिविजुअल है, पर्सन है, उसने अपना जो है फाइनेंशियल फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी उसमें आई ही 25 ईयर्स में, तो उसकी वर्क कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज नहीं होगी एटलीस्ट। ठीक है, तो बट इट इज़ ऑल्सो सेट कि अगर आप एक ही रूटीन के साथ अपनी लाइफ गुजारें टिल 50 ईयर्स ऑफ एज, तो आपकी ड्यू टू द रूटीन आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा होता है। बट स्टिल इट इज़ समथिंग विच इज़ अगेन उस पर रिसर्च हो रही है, अभी कोई एज सच ये इसको कंफर्म नहीं हम कह सकते कि जो लोग रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा रहते हैं, फॉर एग्जांपल 9 to 5 जो जॉब करते हैं, तो वो एक स्ट्रेस में रहते हैं दैट दे हैव टू रीच अर्ली एंड दे हैव टू बी ऑन टाइम एंड हैव टू बी पंक्चुअल एंड रेगुलर। तो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से दे आर मोर प्रोन टू हार्ट डिजीजेस। ठीक हो गया, एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? ठीक है, नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस को हमने कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कॉजेटिव फैक्टर ऑफ द स्ट्रेस। ठीक है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है और साइको सोशल स्ट्रेस है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस मीन्स टू से कि वो आपका स्ट्रेस होगा बेसिकली जो आपको फ्रॉम दी इन्वायरमेंट आ रहा है और आपकी ओवरऑल आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट आएगा, जैसे कि टेम्परेचर, नॉइज, हंगर, डिजीज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड सिमिलर हैबिट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ वेरी चेन स्मोकर जो लोग होते हैं, ठीक है, वो स्मोकिंग तो कर रहे हैं, ठीक है, बट जो उनको फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस उससे हो रहा होता है उस चीज़ से वो रियलाइज नहीं करते। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस मीन्स टू से कि ड्यू टू एक्सेसिव स्मोकिंग और एक्सेसिव ड्रिंकिंग उनकी बॉडी जो है वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में जा रही होती है। मे बी उनको ये लग रहा होता है कि हम स्ट्रेस को रिलीव कर रहे हैं, साइको सोशल स्ट्रेस को वो रिलीव कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस अपना इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद साइको सोशल स्ट्रेस होता है जो आप साइकोलॉजिकली जो है जो चीज़ आप फील कर रहे होते हो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लो सेल्फ एस्टीम, जॉब इंस्टेबिलिटी, नो कैरियर सेटिस्फैक्शन, इकोनॉमिक वायबिलिटी, मैरिज, चिल्ड्रन और रिलेशनशिप्स। ठीक है, मीन्स टू से कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई इशू आ रहा है तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस आप फील करोगे दैट इज़ द साइको सोशल स्ट्रेस, जो कि आप अब जो साइको सोशल स्ट्रेस होता है वो इवेंचुअली आपकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लो सेल्फ एस्टीम है या फॉर एग्जांपल जॉब इंस्टेबिलिटी है आपको, ठीक है, जॉब इंस्टेबिलिटी की वजह से यू आर ऑलवेज इन अ स्ट्रेस कि कभी भी जॉब जा सकती है एंड यू आर ट्राइंग टू बी रेगुलर, यू आर ट्राइंग टू बी मोर एफिशिएंट इन योर जॉब। तो उस स्ट्रेस की वजह से पहले तो आप साइको सोशल स्ट्रेस में जाएंगे ना, कि साइकोलॉजिकली आपका माइंड जो है वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होगा, बट इवेंचुअली अगर ये चीज़ क्रॉनिकली आपकी
लिंगर ऑन करती रहेगी तो एवेंचुअली साइकोसोशल स्ट्रेस के साथ साथ आप फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में भी कन्वर्ट हो जाओगे कि आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो भी स्ट्रेस को लेना शुरू कर देंगे और उनका इफेक्ट जो है वो बॉडी ऑर्गन्स पे आना स्टार्ट हो जाएगा। पर जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है जैसे टेम्परेचर, इफ़ यू आर लिविंग इन अ वेरी हॉट टेम्परेचर और इन अ वेरी कोल्ड टेम्परेचर विच इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल और अनबेरेबल टू लिव, ठीक है, तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में होगी, दैट विल बी योर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, जो कि इंटरनल आप जो चीज़ फील करोगे। नॉइज भी आ सकता है साइकोसोशल। वही बात है ना कि अब टेम्परेचर भी अगर हम लें तो कुछ लोगों के लिए टेम्परेचर भी एक साइकोसोशल स्ट्रेस का जो है कॉज बन सकता है। सो ये आई थिंक आपके अपने माइंड की बात होती है। कुछ लोगों के लिए नॉइज़ जो है जिनको बिल्कुल पसंद नहीं होता शोर, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के साथ साथ वो उनका साइकोसोशल स्ट्रेस का कॉज भी बन सकता है, हम ऐसा नहीं कह सकते। अब आप डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ में पर्सन फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में है तो सही ऑब्वियसली, बट अगर डिजीज़ क्रॉनिक हो जाए और पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है फॉर एग्जांपल, प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, तो वो साथ साथ साइकोसोशल स्ट्रेस में भी चला जाएगा। क्या पता नहीं कहते साइकोसोशल स्ट्रेस होगा तो वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी हाँ, कर सकते हैं। तो आपने कहा कि वाइस वर्सा हो सकता है ये कि फिजियोलॉजिकल भी साइकोसोशल, मतलब वो साइड बाय साइड चीज़ें चलती हैं। मतलब आई थिंक दैट अच्छा ठीक है, आई थिंक ये दोनों चीज़ें जो है वो साइड बाय साइड चल सकती हैं कि फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है अगर आपको तो वो साइकोसोशल में भी कन्वर्ट हो सकता है। साइकोसोशल जो है वो कन्वर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि साइकोसोशल खत्म हो जाएगा और फिजियोलॉजिकल रह जाएगा। कन्वर्ट होने का मतलब है कि वो भी ऐड हो जाएगा साथ। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम साइकोसोशल में जो टेम्परेचर स्ट्रेस है मैम, इसको किस तरह टैकल कर सकते हैं? साइकोसोशल का जो टेम्परेचर का स्ट्रेस है मैम, मतलब मेंटली हम कैसे अपने आप को कहें कि बाकी लोग भी हैं, मतलब किस तरह से टैकल? कैसे कोप अप करें उस स्ट्रेस को, उसको बेटा कोप अप करने के लिए यही है ना कि आप उस चीज़ की परसेप्शन अपनी थोड़ी चेंज करें। अगर तो आप अपनी उस इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इफ़ यू थिंक आप मतलब दिस थिंग जो भी आपको टेम्परेचर फॉर एग्जांपल जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है, इफ़ यू थिंक कि आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते तो पहले आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें दैट दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू लिव विद, ठीक है। उसके बाद फिर आपका माइंड जो है, जितनी आप जो चीज़ को फील करेंगे या अपना जहन पे सवार करेंगे वो उतनी ज़्यादा आपको जो है वो डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग जो कि एक जो ऐसी चीज़ है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट अगेन ये आपके माइंड की गेम होती है, ठीक है। माइंड जो है वो आपको बहुत पावरफुल है, आप उसको जिस चीज़ की तरफ लेके जाते हो वो उस चीज़ की तरफ चला जाता है। सो इट्स ऑल इन योर माइंड गेम्स, ठीक है। नेक्स्ट है द लाइफ इवेंट्स कॉजिंग स्ट्रेस, ठीक है। लाइफ इवेंट्स जो कि स्ट्रेस में हो सकते हैं वो डेथ ऑफ द स्पाउस है, मैरिटल सेपरेशन, जेल टर्म, डेथ ऑफ अ क्लोज फैमिली मेम्बर, सीरियस पर्सनल इंजरी, मैरिज, डिसमिसल फ्रॉम वर्क, रिटायरमेंट, चेंज इन हेल्थ और बिहेवियर ऑफ अ फैमिली मेम्बर, ठीक है। तो ये ऐसे इवेंट्स हैं जो कि हर पर्सन में ही ऑलमोस्ट जो है वो स्ट्रेस का बाइस बन सकते हैं। मैरिटल सेपरेशन है या सीरियस पर्सनल इंजरी है, मोर और लेस पर्सन कितना भी स्ट्रॉन्ग हो वो इस इवेंट की वजह से स्ट्रेस में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्डीनेस, ठीक है। हार्डीनेस क्या होता है? हार्डीनेस इज, इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में बताएं तो इट इज़ समथिंग दैट हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, कि आप कितने ज़्यादा हार्ड हैं कि आपको इतनी ज़्यादा कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपको इफेक्ट नहीं कर रही, हाउ मच साइकोलॉजिकली यू आर स्ट्रॉन्ग एंड कमिटेड टू योर सेल्फ, ठीक है। सो इट इज़ अ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक कंप्राइजिंग ऑफ 4 C's इन विच द इंडिविजुअल हैज़ अ सेंस ऑफ, ठीक है। ये 4 C's जो हैं वो आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे। नंबर 1 इज कमिटमेंट टू सेल्फ, वर्क, फैमिली एंड अदर्स, control over one's life, change as a challenge rather than threat and coherence, ठीक है। कमिटमेंट टू सेल्फ, वर्क एंड फैमिली का मीन्स है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं, ठीक है। जब आप कोई चीज़ अपनी 100% एफिशिएंसी से या अपनी 100% एफर्ट से करते हैं तो आप जो है बहुत ज़्यादा बेटर फील करते हो, ठीक है। व्हाटसोएवर इज़ द सिचुएशन, बट आप एटलीस्ट यू आर श्योर अबाउट इट कि मैंने 100% जो है वो अपना इनपुट दिया था। सो दैट इज़ बेसिकली कि आप अपनी हर चीज़ के साथ कमिटेड हैं, योर पर्सनल रिलेशंस एज वेल एज योर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। देन इज़ कंट्रोल ओवर वंस लाइफ, इट मीन्स टू से कि आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ अगर फॉर एग्जांपल कोई चेंज आ रहा है तो आप उस चीज़ को
फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि आपकी स्लीपिंग हैबिट्स ख़राब हो गई हैं या ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो गई हैं, तो आप उस चीज़ को रियलाइज़ करके आप उस चीज़ को मैनेज कर लें. सो दैट मीन्स दैट यू हैव अ कंट्रोल ओवर योरसेल्फ. आप ये नहीं करें कि अब मेरी स्लीपिंग हैबिट्स ख़राब हो गई तो आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, ऐसे ही चलने दें आप उसको. यू हैव अ कंट्रोल ओवर योर लाइफ मीन्स टू से कि यू आर कंट्रोलिंग योर बिहेवियर एंड योर डेली जो आपकी हैबिट्स हैं. ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपना पूरा लॉग बनाते हैं, कुछ तो नहीं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिन्होंने अपना स्लीप लॉग बनाया होता है कि हम कितना रोज़ सोते हैं, या डेली उनकी अपना हैबिट ट्रैकर होता है उनके पास. कुछ ऐसी ना वो मिलते भी हैं प्लानर्स, आई डोंट नो आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं, कि आपने डेली जो आपकी हैबिट्स हैं आपने उनको गुड हैबिट्स उनको ट्रैक करते हैं. दैट फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव टू रीड अ बुक टुडे, तो मैंने बुक रीडिंग की है या नहीं की, या इफ़ आई हैव टू यू नो डू समथिंग फॉर माई मेंटल हेल्थ, तो मैंने वो किया है कि नहीं. ठीक है, तो वो हैबिट ट्रैकर्स होते हैं. तो दैट शोज़ हाउ मच कंट्रोल यू हैव ओवर योर ओन लाइफ. ठीक है, नेक्स्ट इज चेंज इज एज अ चैलेंज रादर देन थ्रेट. कि इफ़ देर इज़ एनी चेंज तो आप उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी शो करें एज अपोज टू आप ये ना कहें कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर यू. आप उस चीज़ को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करके उसको अपने आप को उस तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करें. तो दैट इज़ मीन्स दैट आप रिजिडिटी नहीं शो करें, आप फ्लेक्सिबिलिटी शो करें. नेक्स्ट इज कोहेरेंस. कोहेरेंस का मतलब होता है कि एक कोहेरेंट पर्सनालिटी होती है कि जो जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो. मीन्स टू से कि वो बहुत एक सिंपल वे में आपको हर चीज़ बेहतर तरीके से बता सके. तो कोहेरेंट पर्सनालिटी वही होती है जिसका अपना माइंड जो है वो क्लियर होता है. वो आपको वही एक बंदा आपको बेहतर तौर पे कोई चीज़ समझा सकता है अगर उसको खुद उस चीज़ के बारे में बेटर नॉलेज हो. ठीक है, तो ये 4 चीज़ हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं दैट अ पर्सन हैज़ अ हार्डीनेस पर्सनालिटी. ठीक हो गया? हाँ जी शोएब, क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा लेक्चर हो रहा है? हाँ, बिहेवियर साइंसेस का हो रहा है, पक्की बात है. हम बिहेवियर साइंसेस पढ़ रहे हैं. गलत क्लास में आ गए हो आप. हॉस्टल में रहते हो कि घर से आते हो? ठीक हो गया. एनी क्वेश्चंस? आगे चलें. ठीक है, देन नेक्स्ट इज बर्नआउट. ठीक है, बर्नआउट किसको कहते हैं? बर्नआउट इज अ सिंड्रोम एसोसिएटेड विद अनरिलेंटिंग स्ट्रेस, constant or continuous stress which includes the symptoms of emotional exhaustion and decreased sense of personal accomplishment. ठीक है, बर्नआउट का मतलब ये होता है कि एक पर्सन है वो कंटिन्यूसली स्ट्रेस में है. ठीक है, तो उसका एक टाइम आएगा कि वो उसकी उस स्ट्रेस को कोप अप करने की एबिलिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. तो वो इमोशनल एग्जॉशन की जो स्टेज होगी उसको हम कहेंगे कि ये बर्नआउट की स्टेज है. ठीक है, अगर एक पर्सन है, ही इज़ द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ द हाउस एंड ही इज़ फेसिंग फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, और वो एक स्ट्रेस में है दैट ही हैज़ टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली, तो एक टाइम आएगा कि वो वो जो कंटिन्यूस स्ट्रेस है उसके लिए इतना ज़्यादा वो हो जाएगा कि उसका बर्नआउट सिचुएशन आ जाएगी. बर्नआउट सिचुएशन में, हाँ, लास्ट स्टेज ऑफ स्ट्रेस मतलब बर्नआउट सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है कि वो पर्सन किसी जो है अपनी हेल्थ उसकी बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो जाए, या ये हो सकता है कि उसका वो एक टाइम वो आ सकता है कि वो हर चीज़ के बारे में जो है वरी करना छोड़ दे. फॉर एग्जांपल जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से पर्सन एक बहुत ज़्यादा परेशान था, तो बर्नआउट की स्टेज में वो कहेगा बस जो होता है होने दो, आई डोंट केयर, मैं तो यहाँ घर पे बैठा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर टू अर्न द मनी. ठीक है, तो हम कहेंगे दिस इज अ स्टेज ऑफ इमोशनल एग्जॉशन. सो फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये स्टेज वैरी कर सकती है कि बर्नआउट की स्टेज हो सकता है किसी पर्सन में एज अ कोई डिजीज़ प्रोग्रेस कर जाए कि उसको फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज़ हो गई या डायबिटीज़ हो गई, जैसे हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि टेंशन बहुत ज़्यादा ली उससे डायबिटीज़ हो गई है या ब्लड प्रेशर हो गया. ठीक है, तो इट कैन मैनिफेस्ट एज समथिंग लाइक दिस, और इट कैन मैनिफेस्ट एज अ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कि आप बिल्कुल जो है हर चीज़ से हाथ उठा लें और बस बैठ जाएं दैट दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट इन माई हैंड्स एनी मोर. ठीक है, तो उसको आप इमोशनल एग्जॉशन की स्टेज कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज द बॉडीज रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. आपकी बॉडी स्ट्रेस को किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है? ठीक है, आपके 3 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स. फिजिकल रिस्पॉन्स इज दैट रिस्पॉन्स जो कि आपकी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स हो रहा है.
ठीक है। इमोशनल रिस्पॉन्स इज द वे यू आर फीलिंग रिलेटेड टू दैट स्ट्रेस। बिहेवियरल रिस्पॉन्स जिस तरह से आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपना इमोशन, ठीक है, मीन्स आप बिहेव कर रहे हो इन द सोसाइटी। सबसे पहले फिजिकल रिस्पॉन्स देखते हैं। फिजिकल रिस्पॉन्स के लिए आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। आइडिया है ना सबको, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके दो डिविजन्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका तब एक्टिवेट होता है व्हेन द स्ट्रेस इज एक्यूट, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड स्ट्रेस के लिए। फॉर एग्जांपल वाइवा देना है आपने अभी जाके, या कोई इंटरव्यू देना है, उससे पहले जो आपको स्ट्रेस होता है वो एक शॉर्ट लिव्ड स्ट्रेस होता है। जैसे ही वाइवा दे दिया या इंटरव्यू दे दिया तो वो आपका स्ट्रेस फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी एक्यूट स्ट्रेस में आपकी बॉडी फ़ौरन से सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो उसमें पेशेंट को क्या होता है, टेकीकार्डिया, मीन्स टू से दैट द हार्ट रेट इज इंक्रीज्ड, ड्राई माउथ, इंक्रीज्ड मसल टोन, रैपिड ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगर आप इफेक्ट्स को याद करें तो आपके ग्लैंड्स की सिक्रीशंस कम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, लैक्रिमेशन कम हो जाएगी, स्वेट ग्लैंड्स की जो है वो कम हो जाएगी, आपका सलाइवेशन कम हो जाएगी, हार्ट रेट आपका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो सेम इज़ लाइक दिस कि आप जब शॉर्ट लिव स्ट्रेस से गुजर रहे होते हो तो सिंपैथेटिक सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है, एंड व्हेनेवर दैट स्ट्रेसफुल इवेंट इज फिनिश्ड ऑफ तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका तब एक्टिवेट होता है व्हेन द स्ट्रेस इज क्रॉनिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई है, ठीक है, तो उसके बाद आप जिस स्ट्रेस से गुजरते हो वो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, ठीक है। क्रॉनिक स्ट्रेस में आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वही एक्टिवेटेड रहता है। उसमें यू कैन सफ़र फ्रॉम अ डिस्टर्ब स्लीप, इंक्रीज हंगर, डिलेड गट मोटिलिटी एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो ये सारे उसके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो है इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब अगर आप इस तरह से बात करें, अगर आप आपको आइडिया हो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, तो सिंपैथेटिक में आपकी जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाती है, और पैरासिम्पैथेटिक में डाइजेशन जो है वो फास्ट, मतलब नॉर्मल हो जाती है। फास्ट तो नहीं हम कह सकते, नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप स्ट्रेस से गुजर रहे होते हो और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका हर वक्त एक्टिवेटेड है, तो आपकी गट की मोटिलिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल डाइजेशन जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, बिकॉज आप एक सिचुएशन से गुजर रहे होते हो, ठीक है। तो द ओनली डिफरेंस इज क्रॉनिक और एक्यूट स्ट्रेस में। एक्यूट में आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और क्रॉनिक में आपका डिस्टर्ब स्लीप में नहीं, अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लगता है तो डिस्टर्ब स्लीप में आपको इसलिए देखना है कि कम हो जाएगा, सोना जल्दी आएगी, या फिर ये भी हो सकता है कि सोना ज़्यादा हो। देखो वही बात है ना, अब जैसे डिलेड गट मोटिलिटी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ लोगों में इट मैनिफेस्ट एज मतलब उनमें डिलेड गट मोटिलिटी नहीं होती, उनमें डायरिया हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग कि जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हो तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम तो एक्टिवेट नहीं है, ये तो कंफर्म बात है ना, पैरासिम्पैथेटिक ही एक्टिवेटेड है, लेकिन उसमें डिरेंजमेंट्स आ सकती हैं, ठीक है। अब जैसे इंक्रीज्ड हंगर है तो कुछ लोगों में डिक्रीज हंगर भी हो सकता है, मीन्स टू से कि आपके जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेटेड रहेगा, लेकिन उसकी जो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं वो डिरेंज हो सकती हैं फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। कुछ लोगों में जो है स्लीप ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ लोगों में स्लीप बिल्कुल कम भी हो सकती है, या इंक्रीज हंगर जैसा लिखा हुआ है, इंक्रीज हंगर के अलावा डिक्रीज हंगर भी हो सकता है स्ट्रेस की वजह से। तो ये वेरी करता है इंडिविजुअल में। बात बताने की मेन क्या है कि जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हो तो सिंपैथेटिक सिस्टम आपका हर वक्त एक्टिवेट नहीं रह सकता। अगर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम हर वक्त एक्टिवेट रहेगा तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट आप टेकीकार्डिया फेस कर रहे हो, ठीक है, आपकी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस कम हो रही हैं, तो ओवरऑल आपकी जो हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी डिटोरिएट कर सकती है ना। आपका हार्ट जो है वो, टेकीकार्डिया का मतलब है कि जहाँ आपका हार्ट 75 टाइम्स बीट करना था वो एट ए टाइम इन अ मिनट 100 टाइम्स बीट कर रहा है, तो आपका हार्ट जो है वो ओवरवर्क कर रहा है ना। तो जब ओवरवर्क करेगा तो ऑब्वियसली उसकी कैपेसिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो ये एक बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हो तो वो उस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है और वो सिंपैथेटिक सिस्टम को हर वक्त एक्टिवेट नहीं रखता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉमन सी इस तरह से एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता किसी के फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उस जब डेथ होगी उस टाइम पे उसका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, ठीक है, वो सारी सिचुएशन हो, उसके बाद
आफ्टर सम टाइम द सिंपैथेटिक सिस्टम विल टर्न ऑफ, ठीक है। अब उसके फादर की डेथ के बाद ही इज इन अ पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन में, वो एक क्रॉनिक स्ट्रेस में है बच्चा या बच्ची जो भी। तो कुछ डेज के बाद फॉर एग्जांपल उसके किसी फ्रेंड की के फादर की डेथ हो जाती है, तो वो अगेन एक सिमिलर सी सिचुएशन में आएगा, तो अगेन उसका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो सिंपैथेटिक सिस्टम हमेशा एक शॉर्ट लिव्ड स्ट्रेस में ही एक्टिवेट होगा। अगर उसका फॉर एग्जांपल 1 महीने तक सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है, तो वो तो वैसे ही जो है आप पागल हो जाएंगे, आपका तो मतलब हार्ट फेल ही हो जाए ना, बिकॉज आप इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रह रहे हैं। जो एंजाइटी अटैक अगर कभी किसी को आया हो एग्जाम की वजह से, पता नहीं आता है कि एंजाइटी अटैक्स आते हैं ना बच्चों को, तो वो यही होता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कि आपको इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है, तो बिकॉज ऑफ एनी स्ट्रेस दैट यू आर फेसिंग, तो वो चीज़ जो है आप अगर कभी किसी ने फेस की हो, तो वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। अगर आप उससे ज़्यादा देर तक उस सिचुएशन में रह नहीं सकते, अगर आप रहोगे तो वो आपके लिए हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा आपके लिए बात जो है वो ख़राब हो सकती है। ये मोहम्मद वसीम प्रेजेंट क्यों कह रहा है मुझे? मैम डिलेड गट मोबिलिटी का एक दफा एक्सप्लेन कर दें। क्या एक्सप्लेन कर दूँ? गट मोबिलिटी जो पैरासिम्पैथेटिक में लिखा हुआ है। गट मोबिलिटी बेटा हम बात कर रहे थे कि आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है व्हेन यू आर इन अ क्रॉनिक स्ट्रेस, तो आपकी गट मोटिलिटी जो है वो डिले भी हो सकती है, बट एट द सेम टाइम हाइपर भी हो सकती है, ठीक है। गट मोटिलिटी बेसिकली जब आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की हम एक्टिवेशन की बात करते हैं, तो हम डिफरेंट मसल्स की बात करते हैं ना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपके स्केलेटल मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करना शुरू कर देते हैं, और बाकी जो आपके स्मूथ मसल्स होते हैं बॉडी के वो रिलैक्स हो रहे होते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपकी डाइजेशन और यूरिनरी सिस्टम्स जो हैं वो ब्लॉक हुए हुए होते हैं। जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो आपके जितने भी स्मूथ मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में चले जाते हैं, तो यूरिनरी जो है वो आपका स्टार्ट होगा, और साथ साथ डाइजेशन जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि घर में चोर आ गए हैं तो आपको नहीं, मुझे वॉशरूम आया, मैं पहले वॉशरूम चली जाऊँ, क्योंकि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है, तो आपकी डाइजेशन और यूरिनरी सिस्टम्स जो हैं वो आपकी बॉडी को पता होता है कि इस टाइम पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें स्केलेटल मसल्स की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे ही जब चोर चले जाएंगे, थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल होगी, फिर आपको लगेगा कि आई नीड टू गो टू द वॉशरूम। ठीक हो गया? मैम नेक्स्ट इज इमोशनल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। इमोशनल रिस्पॉन्स को अगेन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड किया हुआ है। सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेटेड होता है तो यू फील एंजाइटी, ठीक है, जो पैनिक अटैक आते हैं, फियर, एंगर, इरिटेबिलिटी, हाइपर विजिलेंस एंड हाइपर अराउजल, ठीक है। इस सिचुएशन में बंदा ऐसा सिचुएशन में होता है कि एंजाइटी होती है, हार्ट बीट इंक्रीज कर रही होती है, तो वो ना सो सकता है, वो एक हाइपर एक्टिविटी में चला जाता है पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम की वजह से स्ट्रेस था, तो वो उसका माइंड इतना ज़्यादा तेज़ हो जाता है दैट वो ना पढ़ सकेगा ना वो सो सकेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर्स अक्सर मसल रिलैक्सेंट्स या जो होती हैं ये सिडेटिव्स जो है वो देते हैं, ताकि पर्सन का जो ओवरऑल एक एक्टिवेटेड स्टेट है बॉडी की, हाइपर एक्टिविटी जो हुई है वो नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है? गिल्ट, ग्रीफ, सैडनेस, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ बीइंग अबैंडन्ड, आइसोलेशन एंड टेंड टू अवॉइड सीकिंग हेल्प, ठीक है। कि ये लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिप्रेशन से, ये बेसिकली डिप्रेशन का स्टेज होता है कि जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजर रहे हो, तो पैरासिम्पैथेटिक रिएक्शन इज बेसिकली द स्टेट ऑफ डिप्रेशन, जिसमें आप ऑब्वियसली शुरू में हो सकता है गिल्ट भी आपको फील हो या ग्रीफ हो, तो दिस वैरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट इज द बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। बिहेवियरल रिस्पॉन्स में सोशल विड्रॉल, poor sleeping and eating habits, excessive drinking, smoking, drug abuse, carelessness, prone to accidents, problems with authority, rules and regulations, impaired relations and reckless behavior, ठीक है। कि बेसिकली ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि मोर और लेस आप यही कह सकते हो कि क्रॉनिक स्ट्रेस के बाद ही होता है कि आप कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम स्मोकिंग पहले नहीं करते थे, बट ऐसी सिचुएशन के बाद हमने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो हर कोई तो नहीं करता ऑब्वियसली, बट इट अगेन डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सोशल विड्रॉल जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम होता है,
कि आप किसी भी सोशल गैदरिंग में आपका दिल नहीं कर रहा होता जाने का, तुम्हें क्या हुआ? किसी को याद कर रही हो जिसने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी थी? ठीक है, तो बेसिकली ये आपके सारे बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज हैं एंड अगेन ये आपकी वैरी करते हैं आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली कि आप इस चीज़ से कितनी बेहतर तरीके से अपने, कुछ लोग होते हैं वो इम्पेयर्ड रिलेशंस जो हैं वो अपने रिलेशंस उनके बहुत ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, बट कुछ लोग होते हैं वो स्ट्रेस जो है सिर्फ अपने तक रख रहे होते हैं, किसी पे शो नहीं कर रहे होते। तो ये अगेन डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें एंड सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चंस अब तक लाओ? आज के लिए इतना काफ़ी नहीं? शोएब ने तो शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरे शुक्र की औरत बोलना शुरू बंद कर दिया इसने, अब बोल नहीं रही है ना शोएब? क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? गलत का है? आवाज कम आ रही है। अब तो मैंने बोलना ही बंद कर दिया। मैम इसलिए नहीं आ रही थी। हाँ, तो खैर आज बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का लेक्चर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम में कंप्लीट करते हैं। ठीक हो गया? और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड्स। अभी तो टाइम है वैसे बिहेवियरल के मिड में। मंडे को कौन सा है? एनाटमी कौन सा? एनाटमी 4? बहुत अच्छी। ओह, कौन सी टीचर है तुम्हारी? तुम्हारे रिजल्ट पूछूंगी मैं उससे। हाँ, मुझसे नहीं मैं पूछ रही, वो है मुझे डांट ही ना दें कि तुम क्यों मेरे स्टूडेंट्स पे नज़र रख रही हो। चलो वेरी नाइस। इतना आसान नहीं है वैसे, थोड़ा सा टफ ही है एनाटमी 4। हाँ, तो बुक पढ़ते हो कि स्लाइड्स पढ़ते हो? वैसे ज़्यादा स्लाइड्स। हाँ, बुक मुश्किल है वैसे, नो डाउट, आई ऑल्सो एग्री, लेकिन अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया? तो क्लासेस तो साथ साथ होनी है ना आप लोगों की मिड्स में? अब मंडे को कितने बजे मिड है आप लोगों का? आधे बच्चे तो आएंगे ही नहीं कि मतलब मिड है हमारा, है ना? अभी इतने थोड़े आते हैं। चलो खैर, ओके बच्चों, एंड करते हैं। आप लोग अपनी अटेंडेंस लिख दो। तुम दोनों के तो नाम याद हो गए, आप लोगों के नहीं याद हुए। आपका क्या नाम? हिफ्सा, अब्दुल्ला, सैयद अब्दुल्ला, उमर हाशमी, मुनीर। वो एक बच्ची थी जो कल पर लास्ट टाइम कह रही थी मैंने वो लेक्चर समझना, वो नहीं आई आज? नहीं आई? कहाँ है? वो कह रही थी मैंने परसेप्शन वाला लेक्चर समझना, मैंने उसे कहा था रिकॉर्डिंग देख के आए, तो वो आई नहीं आज। कौन होते हैं ऐसे? नहीं रहती किसी चीज़ का? वो बस हर एक की डिफरेंट पर्सनालिटी होती है ना, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी नहीं थी, टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटीज़, तो वो यही तो डिफरेंट होता है। मसल रिलैक्सेंट देते हैं सिंपैथेटिक में।